शब्बीर का कहना है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अपनी औलाद से लगाव ना हो, लेकिन इसी मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्यार, एतबार और कुर्बानी के नाम से वाकिफ नहीं है। ये कहानी भी ऐसे ही एक बेहिश शख्स के घर की कहानी है। एक दिन गुलाम रब्बानी घर आया तो उसके दो मासूम छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे और उसकी बीवी घर के काम काज में मसरूफ थी। शौहर को देखा तो उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरने लगे। दुनिया का पहला ऐसा निखट्टू बाप देखा है जिसे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये बाजार से नहीं लाई हूँ मैं। देख तो लो अपने बच्चों को। मुझे क्या पता मेरे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे ना बात करना ही फिजूल है। तुम्हें झेल लो, ये बहुत है मेरे लिए, हिम्मत है मेरी। अच्छा, इतना तंग आ गए हो तो जाओ जाके दूसरी लेकर आ जाओ। हाँ तो कर लूंगा मैं, एक नहीं दो कर लूंगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं कौन करेगा तुमसे शादी। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, बहुत सी लड़कियां जो मेरे पीछे पागल हैं। क्योंकि उन्हें तुम्हारी हकीकत नहीं पता ना, इसलिए। घर में फाके चल रहे हैं, अपने बच्चे तो पहले पाल लो फिर दूसरी करना। तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम पालो। हाँ हाँ पाल लूंगी मैं, तुम्हारे तो मुंह लगना ही फिजूल है। अच्छा बहुत हो गई, दिमाग खराब नहीं करो, खाना तो निकाल के जाके। जाओ जाके खुद ले लो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। करना पड़ेगा तुम्हारा इंतजाम, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। सब अच्छा, खुद कर लोगे तो ठीक है। अम्मा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। हाँ तो बिल्कुल जाओ ना, 2 दिन मेरे सकून से तो कटेंगे। हाँ हाँ जा रही हूँ। जब रिश्ता पक्का हो जाए ना तो फोन करके बता जरूर देना मुझे। जाओ। अरे बेटा, कहाँ जा रही बेटे? अरे अच्छा हुआ चली गई। गुलाम रब्बानी ने 5 बरस पहले कुलसुम बीबी से घर वालों की पसंद से शादी की थी, जिससे उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गुलाम रब्बानी योमिया दिहाड़ी पर काम करता था और उसे महल्ले की एक लड़की आबिदा से इश्क हो गया था, मगर एक दिन वो खामोशी से शादी करके आबिदा को अपने घर ले आया। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रब्बानी अपनी दूसरी बीवी आबिदा को दरवाजे की ओट में खड़ा करके घर के अंदर गया तो माँ ने उसे आड़े हाथों लिया, जबकि उसकी बीवी हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ रही। अरे कहाँ घूमता रहता है तो दिन भर? अरे अम्मा, घूमने देना, दूसरी ढूंढ रहे होंगे। आप भी दुआ करो मिल जाए इन्हें कोई दूसरी। अरे तू चुप कर, कौन करेगा इससे शादी? कौन मिलेगी इसको? और तुझे क्या लगता है मैं इसे करने दूंगी? हाँ अम्मा, तू उसकी हाँ में हाँ मिला, तुझे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता दूसरी शादी? अरे मुझे नहीं मालूम तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मगर एक बात याद रख, जिस दिन तूने दूसरी शादी की उस दिन दोनों को धक्के देके यहाँ से निकालूंगी। मगर अम्मा मैं तो कर चुका हूँ दूसरी शादी। खुदा का, ये क्या कह रहा है तू? अरे अम्मा, तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छा, आपने दूसरी शादी कर ली तो दिखाओ तस्वीर। आबिदा, आबिदा मेरा आओ। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रब्बानी की दूसरी बीवी ने अंदर आकर अदब से सलाम किया तो गुलाम रब्बानी की पहली बीवी सख्ते में आ गई और मुंह फेर कर चली गई। हाय हाय, कौन है ये मुसीबत मारी? किसको ले आया तू? अरे आबिदा अम्मा, निकाह कर लिया हमने। अरे ये क्या किया तूने कमबख्त? घर उजाड़ दिया अपना। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो मेरे घर से, निकल जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो अम्मा। निकल जाओ मेरे घर से, दफा होके। अरे अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या किया तूने? अपना घर उजाड़ दिया, या अल्लाह। पहली बीवी ने देखा कि उसकी सास सदमे से निढाल होकर गिरने वाली थी तो वो दौड़कर आई और उसको संभालने की कोशिश करने लगी और फिर उसे सहारा देकर अंदर ले गई। अम्मा,
अरे अल्लाह, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी बहन को समझा लो, मैं पहले ही बहुत परेशान चल रहा हूँ। क्या क्या समझा लूं उसे मैं? उसने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और आप एक नंबर के धोखेबाज आदमी है। आपने तो कहा था अपनी पहली बीवी को तलाक दे देंगे, आपने तलाक दी उसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसको बुलाओ, उससे बात करूंगा मैं। हरगिज नहीं, बात बहुत बिगड़ जाएगी। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। हमारी बहन लावारिस नहीं है, बेहतर है आप यहाँ से जा सकते हैं। उसको लिए बगैर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बुलाओ उसको। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं आएंगे। अरे शब्बीर ने देखा कि साला और बहनोई आपस में भिड़ गए थे कि इस दौरान उसका दूसरा साला भी आ गया और दोनों ने मुबैना तौर पर अपने बहनोई की मुरम्मत कर दी, जिस पर गुलाम रब्बानी धमकियां देता हुआ वहां से वापस आ गया। हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ अभी मैं, लेकिन तुम लोग उससे बदला जरूर लूंगा। तुम लोग की 7 नस्लें याद रखेंगी। अबे जाता, बहुत देखे तेरे ऐसे, निकल यहाँ से। गुलाम रब्बानी चला गया तो आबिदा का बड़ा भाई गुलाम रब्बानी की बीवी से मुखातिब हुआ। किस अजाब में मुब्तला कर दे मैं? वो आदमी इस काबिल था कि उससे शादी की जाए। माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता थी इस झूठे मक ठीक है, अगर इसमें आपकी खुशी है तो मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, अब मैं कुछ और करूंगा। मैं इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठूंगा। जितनी बेइज्जती उन्होंने मेरी करी है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। शौहर ने कमरे का दरवाजा बंद करके चटखनी लगा ली, जबकि उसकी बीवी दरवाजा पीटती रही। इस वाक़े के बाद एक दिन अचानक गुलाम रब्बानी का 2 साला बेटा गायब हो गया। गुलाम रब्बानी की बीवी को पूरा यकीन था कि ये काम उसकी सौतर ने अपनी भाइयों की मदद से किया है। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रब्बानी की पहली बीवी अपने बेटे के गम से निढाल थी। जाओ जाओ, जाके मेरे बच्चे को लेके आओ। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पुलिस ने हमें दिलासा दिया है कि हमारा बच्चा मिल जाएगा, और मुझे पूरा शक है ये यकीनन आपदा के भाइयों का ही काम है। इतनी गंदी हरकत वही लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे चाहिए मेरा बच्चा नहीं। मिल जाएगा हमारा बच्चा। कुछ दिनों के बाद गुलाम रब्बानी के 2 साला बेटे की लाश मिली तो उसके घर में कोहराम मच गया था। पुलिस ने बच्चे के बाप गुलाम रब्बानी से मजीद तफ्तीश की तो एक नाकाबिल यकीन इंकशाफ सामने आ गया। गुलाम रब्बानी ने अपने साले से इंतकाम लेने के लिए अपने बेटे को खुद अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला था और इल्जाम दूसरी बीवी के भाइयों पर लगा दिया। पुलिस ने अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में उसके बाप को गिरफ्तार करने के बाद शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। अपने मज़मूम मकासद के लिए अपने 2 साला बच्चे को मार देते हैं। मारने के बाद उसकी लाश को फेंक देते हैं और फिर ड्रामा रचाते हैं कि हमारा बच्चा अगवा हो गया है, और मुझे शक है कि हमारा बच्चा कोई इस तरह मुखालिफ ससुराल जिनके साथ उसकी नहीं बन गई।
तो उसका नाम भी लेता है कि उसको वो ना लेंगे हम। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस परिंदे का, रब्बानी इसका नाम है, कि किस तरीके से ये सोच के बाहर निकला, उसको लेके आया, अपने बाहर लेके आके उसको फिर उसको मार दिया, मार के फेंक आया और फिर थाने आके इतला कर दी। लेकिन ये बड़ा सख्त जान था और ये बार बार नाम ससुराल का ही लेता रहा। जब उनको बुलाया गया डीएसपी साहब ने, उनको इंटरोगेट किया, तो हमारा तमाम तर शक किसी की जानब गया। जब इसको हमने शामिल तफ्तीश करके कुछ ऐसे सवालात किए जिसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, उसमें CDR, उसका डाटा, उसकी लोकेशंस, उसकी वहाँ पे ट्रैवल करना, तो सब कुछ वहाँ पे मौजूद था। तो वो उसका जवाब न होने से फिर ये ब्रेक हो गया। फिर इसने रात के टाइम जाके लेट आवर्स में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब इसने डेड बॉडी की निशानदेही की। ये है वो सफाक बाप जिसे अपने मासूम से बच्चे का गला घूटते वक्त जरा सा भी तरस नहीं आया। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? बस शब्बीर ने भक्कर में पेश आने वाले इस सफाक तरीन वाक़े की शदीद मजम्मत की है और दरिंदा सिफत बाप को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने बूरेवाला में एक नौजवान को देखा है जो अपने ही इलाके की एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन राजी नहीं थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि गुलाम अब्बास दोपहर के वक्त एक जगह अपना रक्षा खड़ा करके ठेले से कुछ खरीद कर खा रहा था कि ऐसे में कॉलेज की कुछ लड़कियां उधर से आती दिखाई दी। उनमें से कुछ दाएं बाएं हो गई, जबकि एक लड़की सीधा ठेले की तरफ आती दिखाई दी। जब ये लड़की ठेले के करीब पहुंची तो गुलाम अब्बास ने उसे गौर से देखा और फिर कुछ सोचने लगा। लड़की आगे जाकर एक गली में मुड़ गई। गुलाम अब्बास ने जल्दी से ठेले वाले को पैसे अदा किए और फिर तेज तेज कदमों से लड़की का पीछा करने लगा। गली काफी लंबी थी। गुलाम अब्बास उसे देखता रहा और फिर वो तेज तेज चलता हुआ न सिर्फ उसके करीब आ गया बल्कि उसको क्रॉस करके आगे भी निकल गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए। फिर वो तेजी से एक घर में दाखिल होने लगी तो कुछ लम्हे के लिए रुक कर मशकूक नौजवान को देखने लगी। ऐन उसी लम्हे गुलाम अब्बास भी उसे मुड़कर देख रहा था, लेकिन लड़की के देखने पर वो अनजान बनकर आगे बढ़ गया। ये फिरदौस थी जो कॉलेज की छुट्टी के बाद घर लौटी थी। फिरदौस घर में दाखिल हुई तो उसने अपनी बहन को राजदारी से बुलाया। बाजी बाजी इधर है। अरे क्या हुआ? कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन कहाँ गया? वो मैं जब स्कूल से आ रही थी ना तो एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। बस रहने दे, तू कौन सा कोई हूर परी है जो तुझे देख के कोई पत्थर का बन जाएगा। वो तो मैं हूँ। गया कहाँ? अभी तो यही था। कौन कहाँ चला गया? खैर छोड़े, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? तो अंदर आ, कपड़े बदले, मैं खाने लगाती हूँ। गुलाम अब्बास और फिरदौस एक दूसरे के घर से थोड़ा फासले पर रहते थे। गुलाम अब्बास को फिरदौस पहली ही नजर में अच्छी लगी थी और कॉलेज आते जाते गुलाम अब्बास ने उससे अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली थी। एक सुबह शब्बीर ने देखा कि गुलाम अब्बास अपने रक्शे में बैठा फिरदौस को फोन कर रहा था। गुलाम अब्बास की कॉल बार बार काटी जा रही थी, जिस पर गुलाम अब्बास काफी परेशान सा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फोन पर फिरदौस की कॉल आ गई। हेलो। हेलो। तुम जैसा पागल लड़का ना मैंने आज तक नहीं देखा। आ रही हूँ ना, बस रास्ते में हूँ, घर पे सब है इसलिए फोन नहीं उठाया था। ओके। कमाल, बात भी नहीं सुनी। शब्बीर ने देखा कि फिरदौस किताबें हाथ में लिए रक्शे के नजदीक आई और फिर बगैर दुआ सलाम किए रक्शे में बैठ गई। आ गई हम? हाँ, अब चलो ना, अब तो देर लगा रही हो। हाँ हाँ चल रहा हूँ। एक काम करो, निकाब कर लो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। ये बताओ जाना कहाँ है? कहीं बैठ के चाय पीते हो और क्या। और पढ़ाई कैसी जा रही है? तुम पढ़ने दोगे तो पढ़ूंगी ना। किताब खोलती हूँ, तुम्हारे चेहरा सामने आ जाता है। चलो जल्दी चले। हाँ बस।
गुलाम अब्बास ने एक ढाबे के पास रक्षा रोक दिया। यार भाई ले भी आओ यार। थैंक यू। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा ये बताओ करना क्या है? क्या करना है? तुम अपने अब्बू को बोलो कि अम्मी को भेजे मेरे घर। अम्मी नहीं मानेंगी ना। तो फिर तुम बात करो, अगर तुम मेरी हिम्मत है तो। हाँ हिम्मत तो है, मैं कर लूंगा बात। और अगर ना माने तो? ये तुम क्यों कह रही हो कि वो नहीं मानेंगे? क्योंकि अब्बू चाहते हैं पहले बाजी की शादी और फिर मेरी। हाँ तो ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ चाय कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। अच्छी है ना, बस जल्दी से खत्म कर लो, स्कूल का टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ चलो। और कुछ और खाना है तो बताओ। नहीं बस ठीक है। बस चाय तो गुजारो। गुलाम अब्बास और फिरदौस के ताल्लुकात में शिद्दत आ चुकी थी। दोनों ने साथ जीने और साथ मरने का अहद भी कर लिया था। फिर एक दिन गुलाम अब्बास ने अपनी माँ को फिरदौस के घर भेजने में कामयाब हो गया। गुलाम अब्बास की माँ तैयार होकर घर से निकली तो गुलाम अब्बास अपना रक्षा स्टार्ट करने लगा। अरे अम्मा आ भी जाओ, बैठ भी जाओ। ये आ तो रही हूँ और बैठ तो गई हूँ, चल अब जल्दी कर। अच्छा बात सुनो अम्मा, ये बताना कि मेरा लड़का बहुत कम मौजूद है। तू यहाँ पे भी मुझसे झूठ बुलवाएगा। और ये मत बोलना कि फिरदौस को जानता हूँ मैं। अच्छा मुझे तो पट्टियाँ पढ़ानी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। देख भाई, अगर लड़की मुझे समझ में नहीं आई ना तो मैं साबित कर करके आ जाऊंगी। अरे अम्मा लड़की देखोगी ना तो बस देखती रह जाओगी। अच्छा चल जल्दी चल अब। अच्छा ठीक है ना, जा रहा हूँ। गुलाम अब्बास की माँ ने दरवाजे की बेल बजाई तो फिरदौस की बहन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोले। मुझे फिरदौस की अम्मी से मिलना है। आइए आइए अम्मी अंदर है, मैं मिलवाती हूँ अम्मी से आपको। गुलाम अब्बास की माँ ड्राइंग रूम में बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। इतनी देर में सिमटी सिमटाई फिरदौस पानी लेकर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिरदौस हो? जी आंटी, ये ले पानी लीजिए। माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी। मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। शब्बीर ने देखा कि फिरदौस और गुलाम अब्बास की माएं कुछ देर तक आपस में बातें करती रहीं। मैं ठीक हूँ, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ आपकी बेटी के लिए, फिरदौस का। फिर गुलाम अब्बास की माँ को वहाँ से रुखसत होते हुए और घर से निकलकर बेटे के रक्षे में बैठते देखा गया। चल चल। हाँ मान गए वो लोग। क्या मान गए भाई? उनका कोई इरादा नहीं है अपनी बेटी की शादी करने का, वो तो पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे। फिर क्या? मैंने कह दिया मेरा बेटा इतना इंतजार थोड़ी करेगा, मैं तो अपने बेटे की शादी कर दूंगी। अरे अम्मा ये क्या कह दिया? मैं तो शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। चल अच्छा दीवाना नहीं हो, अब घर चल के बात करना। चल। माँ आप भी। शादी करेगा तो वहीं करेगा, वो लोग मान नहीं रही है, वहीं शादी करेगा। फिरदौस के घर वालों की जानिब से शादी से इनकार के बाद फिरदौस और गुलाम अब्बास ने खामोशी से कोर्ट मैरिज कर ली और चुपचाप कराची चले गए। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों कराची की एक कच्ची आबादी के छोटे से मकान में रिहाइश पजीर थे। फिरदौस घर का काम काज कर रही थी कि इतनी देर में उसे गुलाम अब्बास के रक्षे की आवाज सुनाई दी। वो काम छोड़कर दरवाजे पर आ गई। उसका शौहर बोझल कदमों से अपने घर लौट आया था। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? वो रिक्शे की आवाज सुन ली थी मैंने। फिरदौस रिक्शा चलाते चलाते एक बात सोच रहा था मैं। 1 साल हो गया हमारी शादी, ऐसे छुप छुप के रहते हुए। हाँ, मैंने शादी के दूसरे दिन ही बाजी को बता दिया था कि हमने निकाह कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस शहर में। तो क्या रिएक्शन था उनका? बता रही थी वो कि सब बहुत गुस्से में है घर में, और अब्बू ने तो कसम खाई हुई शक्ल ना देखने की, और भाई भी सारे बहुत गुस्से हैं। फिरदौस एक बात सोच रहा था मैं। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे
शब्बीर तो देखेगा। 1 साल हो गया हमारी शादी, ऐसे छुप छुप के रहते हो। हाँ, मैंने शादी के दूसरे दिन ही बाजी को बता दिया था कि हमने निकाह कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस शहर में। तो क्या रिएक्शन था उनका? बता रही थी वो कि सब बहुत गुस्से में है घर में, और अब्बू ने तो कसम खाई हुई शक्ल ना देखने की, और भाई भी सारे बहुत गुस्से हैं। फिरदौस से एक बात सोच रहा था मैं, क्या? क्यों ना गांव चलें? अब तक तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा ना? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, और हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, अब उन लोगों को कौन समझाए? स्टार्ट से समझाता हुआ आ रहा, लेकिन नहीं, उन्होंने करनी तो अपनी। गुलाम अब्बास अपनी बीवी को लेकर गांव आया तो फिरदौस के घर वालों में खलबली मच गई। उन्हें रह रहकर अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फिरदौस का बाप गुलाम अब्बास के बाप के साथ कोई राजो न्याज कर रहा था। भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। बरादरी वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ बहुत बाइज्जत तरीके से उसको रुखसत करूँगा। भाई, हाथ मत जोड़ो, आप अपनी बच्ची ले जाओ, पर उसमें अपना ख्याल रखना है कि उसको नुकसान ना पहुँचे। भला कोई अपनी बच्ची को भी नुकसान पहुँचाता है? बस यही ख्याल, आप बेफिक्र रहो। फिरदौस के घर वाले फिरदौस को अपने साथ ले आए थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को रुखसती के बहाने अपने दामाद को घर बुलाया। गुलाम अब्बास अभी रास्ते में ही था कि वहां पहले से घात लगाए मुबैना गुलाम अब्बास के ससुर और भाइयों ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। एक लड़के ने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की, बाद में फैमिलीज ने इंटरवीन किया और ये डिसाइड किया कि लड़की को वापस कर दें और बाइज्जत तरीके से रुखसत कर देंगे। बजाय इसके कि बाइज्जत तरीके से रुखसत करते, उन्होंने उसको बुलाया लड़के को बाद में और उसको गोलियां मारकर मार दिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि उसके ऊपर पत्थर भी मारे और उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल मसख कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पे FIR दर्ज की। मुल्ज़म मेन जो अक्यूज था, प्रिंसिपल अक्यूज, उसको अरेस्ट भी कर लिया, वेपन कवर कर लिया। मेरे भाई का कत्ल मेरी ही आंखों के सामने हुआ, क्योंकि मैं आंखों से देखती रही कि अली असगर ने उसे गोली मारी और उसकी बहन ऊपर खड़ी होकर शहीन बीबी ललकारती रही कि इसे मारो मारो मारो। शब्बीर ने चेचा वतनी रोड पर कब्रिस्तान के करीब जन्म लेने वाली इस खूनी वारदात की मजम्मत की है और गुलाम अब्बास के कातिलों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। पिछले दिनों बुरेवाला के नवाही इलाके 423 EB में गुलाम अब्बास को उसके ससुराल वालों ने ना सिर्फ बुरी तरह से उसका मर्डर किया, बल्कि उसके बाद उसकी लाश पे ईंटें तक बरसाते रहे वो लोग। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि हमारे ज़िला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला, जो कि पंजाब में सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना और माना जाता है, यहाँ पर आए दिन कभी मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, कभी औरत को कत्ल कर दिया जाता है। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस तरह की सिचुएशन को जो है वो सीरियसली लें और कवानीन जो इस हवाले से बनाए गए हैं उन कवानीन की रोशनी में जो है वो मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये जो तस्वीर है सलमान खालिद की है, जो कह रही है पाकिस्तान जीतेगा, पोलियो हारेगा। सलमान खालिद भी 6 बरस की उम्र में पोलियो का शिकार हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माजूर टांगों से ही स्कूल गया, कॉलेज गया, मुलाजमत की और अब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर है। शब्बीर ने देखा कि सलमान खालिद आम लोगों की तरह चलने फिरने की कोशिश करता है, बाकायदगी से दफ्तर जाता है, दफ्तरी काम निपटाता है। अपने बॉस जिनके साथ काम करता हूँ तो बिल्कुल उनके साथ फील्ड में मैं जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ। किसी ने आज तक मुझे ये फील नहीं होना दिया कि मेरे अंदर कोई मजबूरी है। ये मेरी अपनी राय है, लेकिन सीनियर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनको आज तक कभी कोई शिकायत, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको मेरे काम की वजह से कोई शिकायत ना हो।
गाड़ी में बैठता है और तवील फासला तय करके घर और दफ्तर पहुंचता है। घर पहुंचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें माशरे का फाल रुकन बनाना चाहता है। तो मैं अपने बच्चों को भी डेली शाम को इनसे ये डिस्कस करता हूँ कि बेटा आपने में से मेरी ख्वाहिश थी कि आपने आर्मी में जाना और आपने दोनों में से किसी एक ने लाजमी आर्मी ज्वाइन करनी और ऑफिसर जाना है। सलमान खालिद ने शब्बीर को बताया था कि जब वो 1.5 बरस का था तो उनके वालिदैन को ये देखकर हैरत हुई कि वो चल नहीं पाया था। वालिदैन ने डॉक्टरों से रुजू किया तो पता चला कि बच्चे को पोलियो था और उसकी एक टांग मुतासिर थी। ये खबर सलमान के वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी, लेकिन उन्होंने अपने दिल में ये अज़्म कर लिया कि पाकिस्तान जीतेगा, पोलियो हारेगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे को माजूरी का एहसास तक नहीं होने दिया। मेरे वालिद साहब मेरी हिम्मत है। मेरे वालिद साहब मुझे घर आके पढ़ाते हैं। मैं अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा करूंगा। इंशाल्लाह मैं आर्मी में जाऊंगा। छुट्टी वाले दिन हम मम्मा पापा के साथ घूमने जाते हैं। हमें बड़ा मजा आता है। हम बड़ी मजे की चीजें खाते हैं। सलमान खालिद का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलवाएं और अपने बच्चों को माजूर होने से बचाएं। शब्बीर जब सलमान खालिद के घर पहुंचा तो सलमान खालिद का एतमाद देखने वाला था। मैगजीन्स के अंदर मुख्तलिफ जो पढ़ता था उसके अंदर मैं आर्मी से रिलेटेड कहानियाँ, फिल्में वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहा था। तो मैं आर्मी की लाइफ से, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, उनकी दोस्त से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन ये मजदूरी की वजह से मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सका। ये है सलमान खालिद की जिंदगी के चंद मनाजिर जिसमें वो माजूरी के बावजूद इंतहाई फाल नजर आ रहा है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग किसी वजह से जिस्मानी तौर पर मजबूर हैं वो अपनी मजदूरी को मजदूरी न समझें, हिम्मत करें, पढ़ रहे हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल करें और उसके बाद अपने रोज़गार के लिए अपने पाँव पर खड़े होकर खुद से अपना रोज़गार कमाएं, बजाय इसके कि हम किसी पर बोझ बने। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये अगर हमें मजदूर पैदा किया है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने ज़रिया माश हम अपना रोज़ी खुद नहीं कमाते थे। हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक हमारे अंदर ये इत्मीनान पैदा करने की जरूरत है हमें। शब्बीर का कहना है कि ये तो वो लोग थे जिन्हें खुदा ने हिम्मत दी और उन्होंने पोलियो से माजूर होने के बावजूद न सिर्फ उसे शिकस्त दी बल्कि पाकिस्तान भर के अवाम को ये पैगाम भी दिया कि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि किसी का बच्चा पोलियो का शिकार होकर जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाए। बच्चों को हर हालत में पोलियो के कतरे पिलवाए जाएं और किसी भी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार होने से बचा जाए। शब्बीर गुज़श्ता 10 बरसों से गांव-गांव और शहर-शहर हर वो खबर देखता है जो कोई नहीं देखता। शब्बीर का कहना है कि वालिदैन अपने प्यारे मासूम बच्चों की सेहत के सिलसिले में कोताही न बरतें, खास तौर पर पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। शब्बीर ने उन तमाम पोलियो वर्कर्स को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इस नेक अमल में पोलियो को हराने और पाकिस्तान को जिताने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शब्बीर ऐसे तमाम पोलियो वर्कर्स को भी खराज तहसीन पेश करता है जो हम वक्त इस अज़्म का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और पोलियो हारेगा। पाकिस्तान को जिताते रहिए और पोलियो को हराते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं